हेलो एंड वेलकम बैक टू इकोसिस्टम। वेलकम बैक टू तौरेत। हम स्टडी कर रहे हैं कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। और लास्ट लेक्चर में जो है हमने देखा था व्हाट आर द वेरियस what are the two components of an ecosystem. First is the biotic component, which will constitute all the living members of an ecosystem, and the other will be the abiotic components, which will include the non-living things such as water, air, temperature, humidity, etc. Right? So let's have a look in this lecture. Let's have a look at the biotic components, the abiotic components, and how do they interact with one another. राइट। अब बायोटिक कंपोनेंट्स में जो है हमने देखा था कि फूड जो है डिफरेंट बायोटिक कंपोनेंट्स जो है डिफरेंट जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है दे आर कनेक्टेड टू वन अनदर थ्रू फूड एंड अ नंबर ऑफ अदर रिलेशन। फूड होता क्या है? फूड बेसिकली होता है ग्रुप ऑफ मटेरियल्स विच कंटेन एनर्जी एंड इंग्रेडिएंट्स एसेंशियल फॉर द नॉर्मल ग्रोथ ऑफ द बॉडी, फॉर द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी एंड फॉर द बिल्डिंग ऑफ बॉडी। Right? Now both the matter and energy are transferred in the living world through food, and food is manufactured from inorganic raw material by autotrophs, which are known as the producers. Right? Autotrophs जो है हमने ऑलरेडी देखा है what are the different types of autotrophs. राइट। और हमने फोटोसिंथेसिस भी इतने डिटेल में डिस्कस किया है कि अब आपको पूरे स्टेप्स ऐसे आने चाहिए दिमाग में कि क्या क्या स्टेप्स होते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट पाथवेज। राइट। अब फोटो ऑटोट्रॉफ्स एंड कीमो ऑटोट्रॉफ्स दो टाइप्स के रहते हैं। एंड सेकेंडली जो ऑर्गेनिजम्स विच कैन नॉट मैन्युफैक्चर देयर ओन ऑर्गेनिक फूड आर कॉल्ड हेट्रोट्रॉफ्स। और हेट्रोट्रॉफ्स जो है वो दो टाइप के होते हैं, कंज्यूमर्स एंड डीकम्पोजर्स। कंज्यूमर्स जो है वो भी तीन टाइप के होते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर्स विच आर नोन एज द हर्बीवोर्स, जो कि ऑटोट्रॉफ्स को कंज्यूम करेगी। राइट। तो फर्स्ट लेवल क्या हो गया हमारा? फर्स्ट लेवल जो है वो क्या हो गया? दैट वाज द प्रोड्यूसर। Producer gets eaten up by the primary consumer, or primary consumer gets eaten up by secondary consumer, which is the primary carnivore, which gets eaten up by the tertiary consumer or the secondary carnivore. राइट। और फिर उसके बाद जो है जो भी डेड एंड डीकेइंग ऑर्गेनिजम्स या डेड एंड डीकेइंग मैटर होता है दैट गेट्स decomposed by decomposers। राइट। तो मेनली प्रोड्यूसर्स होते क्या है? प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं? दे आर आइदर फोटोसिंथेटिक और द ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स विच आर एबल टू सिंथेसाइज ऑर्गेनिक फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स with the help of sunlight or the solar radiations। राइट। विद द हेल्प ऑफ सनलाइट और सोलर रेडिएशंस। राइट। अब ये प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। अब प्रोड्यूसर्स जो है उन्हें हम और एक वर्ड से कहते हैं, दैट इज नोन एज ट्रांसड्यूसर्स। Why transducers? Why? Because they are able to change the light energy into chemical energy, and hence they are known as transducers। राइट। अब उसके साथ साथ जब वो कार्बन फिक्सेशन होता है तो फोटोसिंथेसिस का एक बाय प्रोडक्ट क्या होता है? ऑक्सीजन रिलीज होता है। तो ऑल अदर ऑर्गेनिजम्स डिपेंड ऑन द प्रोड्यूसर्स because of one, as they produce or they supply the organic compounds or the food material, and secondly they maintain the carbon dioxide and oxygen balance of nature। अब मेजर प्रोड्यूसर्स कौन से होते हैं? मेजर प्रोड्यूसर्स जो है दे आर एल्गी। अब आप कहोगे कि सर एल्गी तो कहाँ दिखती है, लेकिन कभी ओशंस में जाओ और वहाँ देखो तो वहाँ पर आपको बहुत सारी एल्गी दिखती है, ब्रायोफाइट्स दिखते हैं, एंड वैस्कुलर प्लांट्स जो है भले वो छोटे हो लेकिन वो बहुत लार्ज एरिया कवर करते हैं। राइट। एंड हेंस दे आर सो इम्पॉर्टेंट vascular plants, and they are the major producers। राइट। कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया एंड फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट्स भी अवेलेबल मतलब रहते हैं जो कि
कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत प्रोड्यूस कर लेते। बट इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम मतलब जो लैंड पर इकोसिस्टम्स होते हैं, वहाँ पर रूट्स जो होते हैं प्लांट्स को, वो लार्जर प्रोड्यूसर्स होते हैं। एंड इन एक्वेटिक इकोसिस्टम, द डीपेस्ट एक्वेटिक इकोसिस्टम्स, वहाँ पर जो है फाइटोप्लैंक्टन्स जो होते हैं और द स्मॉल फोटोसिंथेटिक ड्रिफ्टिंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन जिन्हें कहते हैं हम, तो फाइटोप्लैंक्टन्स आर द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स, राइट। अब आते हैं हम कंज्यूमर्स की तरफ, विच आर द हेट्रोट्रॉफ्स। कंज्यूमर्स की तरफ, कंज्यूमर्स जो है दे आर द एनिमल्स विच विल फीड ऑन द अदर ऑर्गेनिजम्स और देयर पार्ट्स। कंज्यूमर्स जो है दे इंजेस्ट द फूड and hence they are also known as phagotrophs. फेगो ईटिंग, राइट। फेगोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस, ये हमने सेल में पढ़ा है। अगर आपने नहीं देखा वो वीडियो तो प्लीज जाकर वो देखिए। नाउ एज दे आर लार्जर दे आर ऑल्सो नोन एज मैक्रो कंज्यूमर्स। और कंज्यूमर्स में जो फर्स्ट ऑर्डर कंज्यूमर्स होते हैं, दे आर द हर्बीवोर्स एज दे डायरेक्टली ऑब्टेन द फूड एंड द एनर्जी फ्रॉम द प्लांट देमसेल्व्स एंड दे आर नोन एज फर्स्ट ऑर्डर कंज्यूमर्स। नाउ फर्स्ट ऑर्डर कंज्यूमर्स, सम कॉमन कंज्यूमर्स जो है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के, डियर, रैबिट, माउस, ग्रास हॉपर, गोट, कैटल एक्सेट्रा, ये सब जो है प्राइमरी या फर्स्ट ऑर्डर कंज्यूमर्स होते हैं, एंड हेंस दे आर ऑल्सो नोन एज की इंडस्ट्री एनिमल्स एज दे विल चेंज द प्लांट मैटर इनटू एनिमल मैटर। व्हाई? हमने क्या कहा, ऑर्गेनिक मैटर और एनर्जी जो है वो ट्रांसपोर्ट होती है, और या हम कह सकते हैं दैट गेट्स कंज्यूम्ड बाय द कंज्यूमर। तो फर्स्ट ऑर्डर कंज्यूमर जो है दैट इज द हर्बीवोर्स क्या कर रहे हैं, वो प्लांट्स को कंज्यूम कर रहे हैं, लेकिन एंड रिजल्ट उनका क्या हो रहा है कि वो एनिमल मास जो है वो बढ़ते जा रहा है। वाई? बिकॉज दे आर टेकिंग इन दैट फूड फॉर देयर बॉडी बिल्डिंग, फॉर देयर ग्रोथ, राइट, फॉर देयर सेल रिपेयर एंड फॉर देयर नॉर्मल बॉडी फंक्शनिंग, राइट। ठीक है, तो ये जो है, hence herbivores are also known as key industry animals. Herbivores are also known as key industry animals as they will convert the plant matter into animal matter. Key industry animals. ठीक, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब उसके बाद आते हैं कार्निवोर्स जो कि दे विल प्रे अपॉन अदर एनिमल्स, एंड दीज कार्निवोर्स दे फीड ऑन हर्बीवोर्स, जो कि विच वी विल टर्म एज प्राइमरी कार्निवोर्स और सेकेंड ऑर्डर कंज्यूमर्स, जैसे कि फ्रॉग्स, बर्ड्स, फिशेस, स्नेक्स, फॉक्स एट्सेट्रा। अब इनको खाने वाले जो रहेंगे, इनको जो खाएंगे, दैट द एनिमल्स विच विल फीड ऑन द प्राइमरी कार्निवोर्स आर कॉल्ड द सेकेंडरी कार्निवोर्स और द थर्ड ऑर्डर कंज्यूमर्स, जैसे कि आउल, पीकॉक, टाइगर, लायन एट्सेट्रा, राइट। अब सेकेंडरी कंज्यूमर्स जो है दे मे बिकम फूड ऑफ टर्शरी कार्निवोर्स एंड सो ऑन। अब इसमें जो है एक चेन फॉर्म होती है विच इज नोन एज द फूड चेन। और ये पिरामिड्स जो फॉर्म हो गए उसको हम आगे देखेंगे, पिरामिड्स ऑफ एनर्जी वगैरह, ये सब पिरामिड ऑफ पॉपुलेशन, ये सब हम जो है आगे देखेंगे, राइट। और जो एनिमल विच कैन नॉट बी प्रेड अपॉन फर्दर, जो सबको खाएगा लेकिन कोई उसको खा नहीं सकता है, दैट विल लाई एट द टॉप ऑफ द फूड चेन एंड इट इज नोन एज द टॉप कार्निवोर, विच इज अ जंगल का राजा, दैट इज लायन। नेक्स्ट इज डीकम्पोजर्स को जो है हम कॉमनली कहते हैं रिड्यूसर्स। व्हाई? व्हाट डू दे रिड्यूस? ऑर्गेनिक मैटर जो है, समझ लो आपने जो है बहुत सारा प्लांट्स का जो कचरा था, प्लांट का जो डेड लीफ वगैरह थे, वो आपने कंपोस्ट पिट में जो है बहुत सारा मटेरियल डाला, जब वो रिड्यूस हो जाएगा तो वो इतना सा कचरा फॉर्म करेगा, या इतना सा जो है वो जो मटेरियल फॉर्म करेगा, आखिर में वो इतना सा ही फॉर्म करेगा। जब आपने इतना बड़ा सा डाला था मटेरियल, लेकिन वो आखिर में जो है वो रिड्यूस होकर इतना सा ही फॉर्म करेगा। एंड कौन रिड्यूस करेगा उनको? डीकम्पोजर्स, विच विल बी द बैक्टीरिया एंड द फंगाई। दे आर द सैप्रोट्रॉफ्स विच विल फीड ऑन द डेड बॉडीज ऑफ द ऑर्गेनिजम्स एंड ऑर्गेनिक वेस्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब होता क्या है कि ये जो डीकम्पोजर्स होते हैं, ये जो फंगाई एंड बैक्टीरिया है, दे विल सिक्रीट द डाइजेस्टिव एंजाइम्स टू डाइजेस्ट द ऑर्गेनिक मैटर।
अब ऑर्गेनिक मैटर जो है वो तो एब्जॉर्ब हो गया, लेकिन जो रॉ मटेरियल और जो मिनरल्स रह गए हैं दैट गेट्स एडेड बैक टू द सॉइल, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज मिनरलाइजेशन विच वी हैड स्टडीड इन व्हेन वी हैड डिस्कस्ड द सॉइल प्रोफाइल एक्सेट्रा। जब हमने डिस्कस किया था एबायोटिक फैक्टर में सॉइल जब डिस्कस किया था, तो हमने ये डिस्कस किया था व्हाट इज मिनरलाइजेशन, व्हाट इज मिनरलाइजेशन। एंड इफ यू हैवंट वॉच्ड दैट वीडियो, आई एडवाइस कि आप वो वाला वीडियो भी जाकर देखिए। नाउ डीकम्पोजर्स को हम रिड्यूसर्स क्यों कहते हैं? बिकॉज दे आर एबल टू रिमूव और डिग्रेड द डेड बॉडीज ऑफ द माइक्रो ऑफ द organisms, and because of their small size they are also known as micro consumers। अब ये जो decomposers होते हैं they are of further two types। first is the detrivores। decomposers are of further two types, या कुछ साइंटिस्ट जो है उसको कहते हैं टू टाइप्स का है, लेकिन कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है। तो डेट्रीवोर्स जो होते हैं, डेट्रीवोर्स या स्कैवेंजर्स हम जिसे कह सकते हैं, स्कैवेंजर्स क्या है? दे आर द एनिमल्स विच विल फीड अपॉन द डेड बॉडीज, जैसे कि टर्माइट्स, बीटल्स एक्सेट्रा, एंड दे आर हेल्पफुल इन क्विक डिस्पोजल ऑफ द डेड बॉडीज। लेकिन सेकेंडली जो है दे आर पैरासाइट्स जो है जैसे कि फंगाई, बैक्टीरिया, प्रोटोजोन्स, वर्म्स एटसेट्रा, ये जो होते हैं ये होते हैं पैरासाइट विच विल बी ऑब्लिगेटली जो है वो होस्ट के न्यूट्रिशन पर ही वो पलेगे बढ़ेंगे, राइट। सो दे आर द टू टाइप्स ऑफ डीकम्पोजर्स, राइट। तो मेजर फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम जो कि बायोटिक कंपोनेंट में जो है प्रोडक्टिविटी हमने देखा, ट्रांसड्यूसर्स या प्रोड्यूसर्स जो है दे विल कन्वर्ट द सोलर रेडिएशन एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी एंड फूड मॉलिक्यूल्स, राइट। डीकम्पोजर से हमने देखा विच विल फॉर्म न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, मिनरलाइजेशन, दे विल ऐड मिनरल न्यूट्रिएंट टू द सॉइल, एंड एनर्जी फ्लो भी हमने देखा। दीज आर द मेजर फंक्शंस ऑफ द इकोसिस्टम, दीज आर द मेजर फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम। अब हम देखेंगे एबायोटिक कंपोनेंट्स। एबायोटिक कंपोनेंट्स जो है ये हमने ऑलरेडी लास्ट जो इससे पहले वाला जो चैप्टर था ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन, उसमें हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, लेकिन हम इसको बस एनलिस्ट करेंगे अब की बार। नाउ अबायोटिक कंपोनेंट्स क्या रहेंगे ऑफ एन इकोसिस्टम विच विल कंसिस्ट ऑफ नॉन लिविंग सब्सटेंसेस एंड फैक्टर्स। उसमें पहला जो है वो है टेम्परेचर, टेम्परेचर में हमने ऑलरेडी देखा है कि पोइकिलोथर्मल या एक्टोथर्मल या कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स जो है वो जैसा टेम्परेचर होगा वैसा वो उनका बॉडी टेम्परेचर हो जाएगा, बाहर का जैसा टेम्परेचर रहेगा। सेकंड होते हैं होम्योथर्मल या एंडोथर्मल या वार्म ब्लडेड एनिमल्स जो कि रेजिस्ट करते हैं वो चेंज को, बाहर के टेम्परेचर को, और खुद का इंटरनल टेम्परेचर मेंटेन करके रखते हैं। सेकेंड इज लाइट, सन प्लांट्स एंड शेड प्लांट्स, ये सब हमने ऑलरेडी लास्ट वाले टॉपिक में जो है लास्ट चैप्टर में जो है वो ऑलरेडी हमने देखा है। नेक्स्ट इज विंड क्या है? विंड कंट्रोल्स द वेदर, विंड कंट्रोल्स द ट्रांसपिरेशन, विंड कंट्रोल्स और एक क्या फैक्टर है? विंड पॉलिनेशन, राइट, एंड डिसेमिनेशन ऑफ द प्रोपेग्यूल्स, एंड हाई स्पीड विल इनहिबिट द ट्री ग्रोथ एंड फ्लाइट एनिमल्स। एंड यूरी डायरेक्शनल विंड जो होती है, एक ही डायरेक्शन में अगर बहुत विंड, हाई स्पीड विंड चली तो इट डज नॉट अलाउ द ग्रोथ ऑफ द ब्रांचेस, वो एक ही साइड पर ग्रो होंगे ब्रांचेस, दूसरी साइड पर ग्रो नहीं हो पाएंगे, राइट। नेक्स्ट इज ह्यूमिडिटी, और आपको पता है ह्यूमिडिटी से वाटर वेपर्स जो है, वाटर वेपर एंड इफेक्टिवली ट्रांसपीरेशन जब इफेक्ट होता है तो एक हद तक जो है फोटोसिंथेसिस भी इफेक्ट होता है, नेक्स्ट इज प्रेसिपिटेशन की वजह से जो है मेजर बायोम्स जो है वो फॉर्म हो जाते हैं, राइट। द डेजर्ट एरिया जो कि प्रेसिपिटेशन विच में अकर एज रेनफॉल, स्नो, वाटरफॉल, ड्यू, हेल एटसेट्रा, राइट। और उसकी वजह से जो है इट विल डिटरमाइन द फॉरेस्ट डेसिडुअस है कि ग्रासलैंड है कि डेजर्ट है कि सवाना है या एवरग्रीन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, तो ये सब जो है उसके हिसाब से जो है एनिमल्स भी वहाँ पर रहते हैं। So this is one of the major abiotic component. Next abiotic component precipitation के बाद जो आता है that is water, and land plants जो है, terrestrial plants जो है
टेरेस्ट्रियल प्लांट्स जो है दे विल मीट देयर रिक्वायरमेंट फ्रॉम द सॉइल, और उसमें प्लांट्स जो ड्राई एरियाज में रहते हैं दे आर नोन एज ज़ेरोफाइट्स, जो कि एक्वेटिक हैबिटेट्स में रहते हैं दे आर नोन एज हाइड्रोफाइट्स। और हाइड्रोफाइट्स में क्या होता है, एक इंपॉर्टेंट पैरेनकाइमा विच इज नोन एज एरेनकाइमा, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है इवन इन पैरेनकाइमा के टॉपिक में। नेक्स्ट इज बैकग्राउंड, नेक्स्ट इज बैकग्राउंड। बैकग्राउंड से क्या मतलब रहेगा, बैकग्राउंड से क्या मतलब रहेगा, बैकग्राउंड मोस्ट एनिमल्स विच विल हैव एन एडाप्टेशन टू हैव कलर पैटर्न जनरल टेक्सचर सिमिलर टू दैट ऑफ द बैकग्राउंड विच इन विच दे ऑपरेट। लायंस कैमल्स क्या होते हैं, यूजुअली दे आर सैंड कलर्ड। ट्री ट्री फ्रॉग या ग्रास हॉपर जो है यूजुअली ग्रीन कलर के होते हैं। सी क्यूकुम्बर्स, जेली फिशेस क्या होते हैं, जेली फिशेस का तो आपने बहुत बार वो कोई टीवी के डेमो वगैरह में भी चलता रहता है कि दे आर ऑलवेज सो ग्लासी, वो पानी में ऐसे दिखते नहीं है कि इतने ट्रांसपेरेंट रहते हैं वो, राइट। कमीलियन जो है इट इज एबल टू चेंज इट्स कलर अकॉर्डिंग टू द बैकग्राउंड, राइट। सो दिस इज बैकग्राउंड। नेक्स्ट इज टोपोग्राफी। व्हाट इज टोपोग्राफी, टोपोग्राफी जो है ये आपने ऑलरेडी जियोग्राफी में 9th-10th में पढ़ा होगा। टोपोग्राफी ड्रॉ करना, टोपो इज द एल्टीट्यूड और द चेंज, सरफेस, सरफेस चेंज को ग्राफ करना, दैट इज नोन एज टोपोग्राफी। टोपोग्राफी इट इज द सरफेस बिहेवियर ऑफ द अर्थ लाइक अल्टीट्यूड, लाइक एक्सपोजर टू माउंटेन चेंज, वैलीज, प्लेन्स, स्लोप। तो ये सब जो है ये होते हैं टोपोग्राफी। टोपोग्राफी जो है इट इन्फ्लुएंसेस द इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विंड्स, रेनफॉल। आपने ज्योग्राफी में पढ़ा है कि माउंटेन रेंजेस जो होती है, क्लाउड्स जब आते हैं तो माउंटेन रेंजेस के ऊपर ज़्यादा नहीं चढ़ पाते, तो माउंटेन जो स्लोप होता है, माउंटेन का जो स्लोप होता है वहाँ पर सबसे ज़्यादा हैवी रेनफॉल जो है वहाँ पर होती है, वहाँ पर जो है वो हैवी रेनफॉल होती रहती है, राइट। अब ये जो फैक्टर होता है, टोपोग्राफी का जो फैक्टर होता है, इट इज़ अ कॉजल एजेंट फॉर आइसोलेशन, फॉर फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज एंड जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स, of organisms. Next is gases, next is gases, next is gases। अब आपको पता है एयर में जो है, एटमॉस्फेयर में जो है 78% जो है, अराउंड 78% जो है वो नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। ऑक्सीजन जो है वो 21% होता है, अदर गैसेस 1% होती है, 1 to 2% होती है, जो भी है 1%, राइट। अब उसमें हमने देखा है कि ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन जो है उसके हिसाब से प्लांट्स हैव अडाप्टेड, C3 पाथवे होता है, C4 पाथवे होता है, काम पाथवे, ये सब हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। तो वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड जो है, कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द एटमॉस्फेयर इज ऑलवेज अ लिमिटिंग फैक्टर फॉर फोटोसिंथेसिस, लेकिन अगर एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन हो गया तो दैट इज हार्मफुल टू द एनिमल्स एज वेल एज क्लाइमेट। वाई? बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड इज अ ग्रीन हाउस गैस, इट इज अ ग्रीन हाउस गैस, राइट। तो ये सब जो गैसेस है दे हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट अफेक्ट ऑन द लिविंग ऑर्गेनिज्म और द बायोटिक component. Next is soil, next is soil, it determines the vegetation growth, the pattern, flora, fauna of the soil. How? Through the soil's constitution, through the origin of the soil, through the temperature range, through the water retention of the soil, through the aeration of the soil, through the mineral content of the soil. नेक्स्ट इज pH और द हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, राइट। अब टेरेस्ट्रियल एनिमल्स जो है दे आर नॉट अफेक्टेड बाय pH सो मच, हमको कहाँ इतना फर्क पड़ता है कि भाई pH थोड़ा बहुत बदल गया तो हमारा खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। लेकिन इन एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स, इन एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, और एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स या जो सॉइल के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं दे आर देयर लाइफ और देयर डिस्ट्रीब्यूशन इज डिटरमाइंड बाय द pH, राइट, राइट। अब एनिमल्स विच हैव हाई कैल्केरियस शेल्स, जो कैल्शियम के जो शेल्स, हार्ड शेल्स जो होते हैं, दे लिव इन द मीडिया विच विल हैव आइदर न्यूट्रल और एन अल्कलाइन pH। एंड लास्टली देर इज द मिनरल रिक्वायरमेंट्स, mineral requirements, mineral requirements, right now minerals which may be biogenic or biogenetic nutrients जो होते हैं they are required by the organisms for their proper growth। जो soil या जो जगह जहाँ पर ये deficiency हो nutrients की या absence हो, डायरेक्ट ऑल इन ऑल एब्सेंस अगर रहा तो वहाँ पर ऑर्गेनिजम्स जो है वो ग्रो नहीं करेंगे, और अगर ग्रो करे तो डेफिशिएंट ऑर्गेनिजम्स ग्रो होंगे विच विल हैव सम सॉर्ट ऑफ डेफिशिएंसी, राइट, राइट।
तो उसमें जो एडाप्टेशन होता है, एडाप्टेशन क्या होता है, सॉइल्स डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन सॉल्ट्स विल पोजेस द नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। वैसे ही प्लांट्स विल हैव सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद दीज बैक्टीरिया। कार्निवोरस प्लांट्स जो है दे मीट देयर रिक्वायरमेंट बाय of nitrogen by catching the small insects, worms, etc. Now, एरियाज हैविंग हाई सॉल्ट कंटेंट आर यूजुअली डिवॉइड ऑफ वेजिटेशन, जैसे कि डेड सी, जैसे कि ग्रेट सॉल्ट लेक। तो ये सब जो है दीज आर द ए बायोटिक कंपोनेंट्स विच विल एनलिस्ट अगेन टेम्परेचर, लाइट, विंड, ह्यूमिडिटी, प्रेसिपिटेशन, वाटर, बैकग्राउंड टोपोग्राफी, गैसेस, सॉइल, पीएच एंड मिनरल रिक्वायरमेंट्स। तो टोटल इन टोटल जो है ये 12 ए बायोटिक कंपोनेंट्स जो है ये रहते हैं, which are the components of an ecosystem, abiotic components of ecosystem। ठीक। अब इससे पहले जो हमने स्ट्रैटिफिकेशन देखा था, स्ट्रैटिफिकेशन इज वन ऑफ द इकोसिस्टम स्ट्रक्चर। उसके साथ जो है स्ट्रैटिफिकेशन के साथ जो इकोसिस्टम जो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है दैट इज फॉर्म्ड बाय कॉम्पोजिशन स्पीशीज कॉम्पोजिशन, ट्रॉफिक स्ट्रक्चर, स्टैंडिंग क्रॉप, जिस पर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है स्टैंडिंग क्रॉप पर और स्टैंडिंग स्टेट पर। स्टैंडिंग क्रॉप क्या होता है, स्टैंडिंग क्रॉप जो है इट इज द अमाउंट ऑफ लिविंग बायोमास और नंबर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन यूनिट एरिया ऑफ एन इकोसिस्टम। स्टैंडिंग क्रॉप क्या है, लिविंग बायोमास पर यूनिट एरिया ऑफ इकोसिस्टम, एरिया ऑफ इकोसिस्टम। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर रिपीटेडली क्वेश्चन आता है स्टैंडिंग चेन पर। ट्रॉफिक स्ट्रक्चर क्या होता है, फूड चेन एंड फूड वेब्स जो है ये हम आगे देखेंगे। स्पीशीज कॉम्पोजिशन क्या होगा, आइडेंटिफिकेशन, इन्यूमरेशन, प्लांट स्पीशीज, एनिमल स्पीशीज और दूसरे जो कुछ है स्पीशीज का क्या कंपोज कर रहे हैं इन दैट इकोसिस्टम वो हमको पता चलता है। एंड लास्टली स्टैंडिंग क्रॉप के बाद जो आता है दैट इज स्टैंडिंग स्टेट, स्टैंडिंग स्टेट क्या होता है, अमाउंट ऑफ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट एनी टाइम इन द सॉइल और द वाटर ऑफ इकोसिस्टम। तो ये क्या हो गया, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स एंड इट विल vary from season to season and ecosystem to ecosystem। ठीक, यहां तक क्लियर हुआ, यहां तक क्लियर हुआ। now let's have a look at productivity। let's have a look at productivity क्या होगी, it is the rate of biomass production per unit area during a given period of time। this is known as productivity। now the rate of synthesis of energy containing organic matter or biomass by any trophic level per unit area in unit time is described as productivity। This is the scientific definition। Now, it is measured as weight or energy। weight कैसे, weight जो है by gram per meter square per year और energy as in kilocalorie per meter square per year। right, this is the unit of how productivity is measured। प्रोडक्शन इकोलॉजी जो होता है, प्रोडक्शन इकोलॉजी जो है इट इज द ब्रांच ऑफ इकोलॉजी विच डील्स विद द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। प्राइम प्रोडक्टिविटी जो है इट इज यूज्ड टू कंपेयर द प्रोडक्टिविटी ऑफ डिफरेंट इकोसिस्टम्स। प्रोडक्टिविटी जो है इट इज ऑफ फर्दर टू टाइप्स और इट इज ऑफ टू फॉलोइंग टाइप्स। बेसिकली हम उसे ऐसा कह सकते हैं कि फर्स्ट होती है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो है दैट वुड बी प्राइमरी प्रोड्यूसर्स की जो प्राइमरी है वो क्या है, प्लांट्स, राइट। तो इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी अक्यूमुलेशन इन द ग्रीन प्लांट्स as biomass or organic matter per unit area in a given time period during by photosynthesis। right, this is known as primary productivity। अब primary productivity जो है it is of further
two types, GPP and NPP, gross primary productivity and net primary productivity. अब हमको ये पता है कि चलिए ठीक है, उससे पहले ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जीपीपी जो है वो देख लेते हैं। जीपीपी जो है इट इज द टोटल ऑर्गेनिक मैटर सिंथेसाइज्ड बाय द प्रोड्यूसर्स इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस per unit time per unit area. This is known as GPP. It will include the weight of the organic matter added in the body of the producers plus the losses suffered by them due to respiration, grazing and other damages. तो ये जो लॉस है अगर इसको हमने निकाल लिया, ये जो लॉस है रेस्पिरेशन का, ग्रेजिंग का और अदर डैमेजेस का, अगर हमने इसको निकाल लिया तो वो क्या हो जाएगा? नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, इट इज द वेट ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर स्टोर्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एनपीपी क्या है? इट इज द स्टोर्ड organic matter, it is the weight of the organic matter stored by the producers in unit area or volume per unit time, and it will be equal to the gross primary productivity minus respiration loss या जो भी other losses है, that would give you the net primary productivity. एंड वी नो फोटोसिंथेसिस में हमने पढ़ा है, रेस्पिरेशन में हमने पढ़ा है कि अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज यूज्ड और यूटिलाइज्ड बाय द प्लांट्स फॉर रेस्पिरेशन. तो ये हो गया प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. नेक्स्ट इज सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी. सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी जो है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर बाय द कंज्यूमर, दिस इज नोन एज सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी. It will depend upon the loss while transferring the energy containing organic matter from the previous trophic level plus the consumption due to respiration and predation. Respiration loss जो होता है, respiration loss जो होता है, respiration loss ऑटोट्रॉफ्स में जो है वो 20% होता है. ऑटोट्रॉफ्स में 20% होता है. हर्बीवोर्स जो होते हैं, हर्बीवोर्स में होता है 30% एंड 60% होता है इन कार्निवोर्स, एंड देयरफॉर द नेट प्रोडक्टिविटी विल डिक्रीज विथ ईच ट्रॉफिक लेवल. ट्रॉफिक लेवल जो है वो T1, T2, T3, T4, T5, T6 ऐसे ये सब लेवल्स होते हैं. T1 is gets eaten up by T2, T2 gets eaten up by T3, T4 and so on and so forth. T6 जो है वो यूजुअली डिकम्पोजर्स होते हैं जो सब कुछ खा लेते हैं. राइट, ठीक है. नाउ यील्ड जो होती है, इकोसिस्टम की जो यील्ड होती है, दैट डिपेंड्स अपॉन द ट्रॉफिक लेवल एक्सप्लॉइटेड बाय मैन. राइट, अब हम देखते हैं प्रोडक्टिविटी लेवल्स. प्रोडक्टिविटी लेवल्स जो है दे विल डिपेंड अपॉन द प्लांट स्पीशीज ऑफ द एरिया. वो प्लांट्स जो है उनकी फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी कितनी है, उनको न्यूट्रिएंट्स कितने मिल रहे हैं, उनको धूप या सोलर रेडिएशन कितना मिल रहा है, उनको पानी कितना मिल रहा है, दैट इज द प्रेसिपिटेशन, वो सॉइल कौन सा टाइप है जिसमें वो ग्रो हो रहे हैं, एंड नंबर ऑफ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स. राइट, नाउ दीज प्लांट्स विल, द ओशंस जो है दे कंट्रीब्यूट टू अबाउट 32% ऑफ द प्राइमरी और द प्रोडक्टिविटी. राइट, अब इसमें जो है प्रोडक्टिविटी लेवल्स में जो है फर्स्ट आते हैं हाई प्रोडक्टिविटी इकोसिस्टम्स. यहाँ पर जो नेट प्रोडक्टिविटी होती है वो होती है 2 to 4 किलोग्राम पर स्क्वायर मीटर पर ईयर और 20 to 40 टन पर हेक्टर एरिया पर ईयर. Right, and depending upon the producers the daily productivity ranges from 6 to 20 gram per square meter. Now ये ecosystems कौन से होते हैं? ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, फूड प्लेन्स, कोरल रीफ्स, राइट, शुगर केन फील्ड्स. ये आपको क्वेश्चन पूछा गया एक बार, ऑप्शन आया था ये शुगर केन फील्ड्स का. राइट, शुगर केन फील्ड्स का. नाउ मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी अकर्स इन कोरल रीफ्स
कोरल रीफ्स ये मैक्सिमम है, फॉलोड बाय एस्चुअरीज, फॉलोड बाय शुगर केन फील्ड्स। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। टॉप जो है वो क्या है, कोरल रीफ है अभी भी। पहले जो है वो ओशंस माना जाता था, अभी जो है वो कोरल रीफ माना जाता है। ये हो गया फर्स्ट लेवल, दैट इज हाई प्रोडक्टिविटी इकोसिस्टम। सेकंड इज एवरेज प्रोडक्टिविटी इकोसिस्टम। यहाँ पर क्या है, 1 to 2 kg पर स्क्वायर मीटर पर ईयर। इसको मल्टीप्लाई बाय 10 कर दो तो टन बाय हेक्टर आ जाएगा। तो 10 to 20 टन पर हेक्टर पर ईयर, हेक्टर एरिया पर ईयर आ जाएगा। डेली का जो है वो 3 to 5 ग्राम्स पर स्क्वायर मीटर। इसमें क्या हो जाते हैं, टेम्परेट फॉरेस्ट एंड कॉमन एग्रीकल्चरल क्रॉप्स। उसके बाद आता है लेस प्रोडक्टिविटी इकोसिस्टम। यहाँ पर क्या है, 200 to 1000 ग्राम पर स्क्वायर मीटर पर ईयर का जो है यहाँ पर एनुअल प्रोडक्टिविटी रहती है। यहाँ पर ये क्या आएगा, ट्रॉपिकल नहीं, टेम्परेट, टेम्परेट। यहाँ पर क्या आएगा, सवाना, ग्रासलैंड्स, ये होते हैं लेस प्रोडक्टिविटी इकोसिस्टम। एंड वी हैव नेक्स्ट लो प्रोडक्टिविटी इकोसिस्टम। यहाँ पर क्या है, लेस देन 200 ग्राम पर स्क्वायर मीटर पर ईयर उनकी प्रोडक्टिविटी है। एंड ये कहाँ पर आएगा, इन डीप सी एंड एरिड लैंड्स, एकदम डेजर्ट्स में जो एरिड क्लाइमेट रहेगा, एरिड लैंड्स, राइट। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब हम देखते हैं कि चलो ठीक है, प्रोड्यूस हो गया, कंज्यूम हो गया, एंड फैक्टर्स विच विल अफेक्ट दिस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। फैक्टर्स अफेक्टिंग क्या क्या रहेंगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग क्या क्या रहेंगे, सेम हमने जो कुछ देखा, सोलर रेडिएशन, टेम्परेचर, राइट, मॉइस्चर, soil nutrients, soil nutrients, and lastly the photosynthetic effectivity or efficacy or efficiency, photosynthetic efficiency। अब हम उसको ऐसा सोचे, कोरिलेट करना है हमको, इतना सब याद नहीं रखना है। बेसिकली प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज ड्यू टू फोटोसिंथेसिस, और फोटोसिंथेसिस को जो कुछ फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे वो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को भी एंड में अफेक्ट करेंगे, अफेक्ट करेंगे। ठीक, अब ये हो गया प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। उसके बाद आता है डीकम्पोजिशन, उसके बाद आता है डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन क्या है, इट इज द फिजिकल एंड केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक रिमेन्स विद द हेल्प ऑफ ऑर्गेनिजम्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच आर नोन एज डीकम्पोजर्स, विच आर नोन एज डीकम्पोजर्स, राइट। ठीक, अब ऑर्गेनिक रिमेन्स जो होते हैं इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम या लैंड इकोसिस्टम पर जो है, अपर लेयर ऑफ सॉइल इज द मेन साइट ऑफ डीकम्पोजिशन। जहां पर ऑर्गेनिक रिमेन्स जो होते हैं, जो कि डेड प्लांट पार्ट्स, एनिमल रिमेन्स, एक्सक्रीशन जो होते हैं, दे आर कॉल्ड डेट्रिटस, दे आर कॉल्ड डेट्रिटस। डेट्रिटस, डेट्रिटस जो है, इट इज ऑफ फर्दर टू टाइप्स, अबव ग्राउंड डेट्रिटस, दैट इज लीफ, जो गिरे हुए लीफ का लिटर है वो, ड्राइड प्लांट पार्ट्स, रिमेन्स ऑफ एनिमल्स, देयर ड्रॉपिंग्स, एक्सक्रीशंस। एंड वी हैव बिलो ग्राउंड, बिलो ग्राउंड, कौन सा प्लांट का पार्ट बिलो ग्राउंड होता है, मेनली द रूट्स, मेनली द रूट्स। एंड डेड एनिमल्स जो कि बरीड हो, राइट, ये अंडरग्राउंड डेड एनिमल्स जो है वो जब डीके हो गए तो दैट वुड बी नोन एज बिलो ग्राउंड डेट्रिटस। अबव ग्राउंड डेट्रिटस क्या है, जो ऊपर से सब कुछ आ रहा है वो होगा अबव ग्राउंड डेट्रिटस। डेट्रिटस क्या है, ऑर्गेनिक रिमेन्स, ऑर्गेनिक रिमेन्स, रॉ मटेरियल्स ऑफ डीकम्पोजिशन, दे आर नोन एज डेट्रिटस। डेट्रिटस, ये जो
डिकम्पोज करने वाले या डेट्रिटस को प्रोसेस करने वाले जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं डेट्रीवोर्स, एनिमल्स दैट फीड ऑन द डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर सच एज अर्थवर्म, टर्माइट्स, स्नेल्स एटसेट्रा। नाउ व्हाट आर द स्टेप्स डिकम्पोजिशन प्रोसेस में जो है आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। फर्स्टली डिकम्पोजिशन क्या होता है? इट विल कंप्लीटली डिस्पोज ऑफ द होल डेट्रिटस, इट विल हेल्प इन रिसाइकलिंग ऑफ द बायो जियो केमिकल्स एंड इट विल क्रिएट द स्पेस फॉर न्यूअर जनरेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। नाउ ये जो स्टेप्स होता है या डिकम्पोजिशन का जो प्रोसेस होता है, इट इज बेसिकली इनटू फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री कैटेगरीज। फर्स्टली देयर इज फ्रैगमेंटेशन ऑफ डेट्रिटस, फ्रैगमेंटेशन ऑफ डेट्रिटस, दैट इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ डेट्रिटस इनटू स्मॉलर particles done by detritivores, right, such as termites, carrion beetles, earthworms, etc. राइट, अर्थवर्म्स को इसीलिए कहा जाता है फार्मर्स फ्रेंड बिकॉज दे हेल्प इन फ्रैगमेंटेशन ऑफ डेट्रिटस एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल। सेकंड इज लीचिंग, और लीचिंग से पहले या लीचिंग और कैटाबॉलिज्म जो है वो एक साथ तकरीबन होता है, तो उससे पहले हम कैटाबॉलिज्म देख लेते हैं कि एनाबॉलिज्म क्या था? बिल्ड अप। कैटाबॉलिज्म क्या है? ब्रेक डाउन। तो डीकम्पोजर्स जो है दे विल एक्सक्रीट द डाइजेस्टिव एंजाइम्स इनटू ओवर द डेट्रिटस व्हिच विल चेंज द इनसॉल्युबल कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस इनटू सिंपल सॉल्युबल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। दिस इज नोन एज कैटाबॉलिज्म। एंड लीचिंग क्या होगा कि ये जो सॉल्युबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स जो फॉर्म हुए, दे विल डिसॉल्व इन वाटर एंड दे विल गो डाउन टू द सॉइल एंड गेट प्रेसिपिटेटेड एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज लीचिंग। दिस प्रोसेस इज नोन एज लीचिंग। और इसमें जो है टू प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं। फर्स्ट वुड बी द ह्यूमस जो ऑर्गेनिक रहेगा एंड न्यूट्रिएंट्स जो कि मिनरल्स रहेंगे। तो ह्यूमस फॉर्म होता है, वो प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ह्यूमिफिकेशन। एंड सॉइल में जो न्यूट्रिएंट्स आएंगे मिनरल न्यूट्रिएंट्स, उसे हम कहते हैं मिनरलाइजेशन। मिनरलाइजेशन क्या है? इट इज द रिलीज ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस बोथ नॉन मिनरल एंड मिनरल फ्रॉम ऑर्गेनिक मैटर। ठीक, यहां तक क्लियर हुआ? ह्यूमस जो है हमने ऑलरेडी सॉइल प्रोफाइल में जो है वो ऑलरेडी हमने देख लिया है। अब इसको हम ओवरऑल ये प्रोसेस को जो है डीकम्पोजिशन को जो है हम कैसे एक डायग्रामेटिकली कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं कि ये जो है डेट्रिटस है। डेट्रिटस जो है अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशन, फ्रैगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबॉलिज्म जो है बाय टू प्रोसेस इट विल फॉर्म आइदर ह्यूमस और इट विल फॉर्म द न्यूट्रिएंट्स। एंड ह्यूमस के अंदर भी न्यूट्रिएंट्स है ही। दिस प्रोसेस वुड बी नोन एज मिनरलाइजेशन and this process of formation of humus would be known as humification। ठीक, and n number of factors are affected which will affect the rate of decomposition. Firstly, chemical composition. Decomposition rate will be slow when the detritus is rich in lignin and chitin या chitin. Why? Because the enzymes chitinase and lignin के लिए lignase जो है, these enzymes are not easily available. Now the rate will increase when the detritus is rich in nitrogen and water soluble substances like sugars. Secondly, climatic conditions such as warm and moist environment favor decomposition. Low temperature and anaerobiosis will inhibit the decomposition, as will the pH, as will the aerobiosis, that will be the presence of air or the presence of oxygen। ठीक, ये क्लियर हुआ। उसके बाद जो हमने एक जो ऐसा छोटा सा टॉपिक जो छोड़ा था, दैट वाज द ट्रॉफिक लेवल्स। और ट्रॉफिक लेवल से ही ये फूड चेन बनेगा, तो इसीलिए हम पहले ट्रॉफिक लेवल्स को ध्यान में कर लेते हैं। ट्रॉफिक लेवल जो है, इट इज अ स्टेप ऑफ फूड चेन विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय द मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग इट्स फूड। Right, now the number of trophic levels is equal to the number of steps in the food chain। यहां तक क्लियर हुआ? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा T1 क्या रहेगा या ट्रॉफिक लेवल 1 क्या रहेगा? दैट विल बी द प्रोड्यूसर। उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर क्या होता है? हर्बीवोर। ये क्या होगा? T2 होगा। उसके बाद प्राइमरी कार्निवोर जो रहेगा, दैट वुड बी T3 कार्निवोर। उसके बाद T4 क्या रहेगा? T4 वुड बी द सेकेंडरी कार्निवोर।
एंड टॉप कार्निवोर जो रहेगा, टॉप कार्निवोर वुड बी द T5। और ये सब को डिकम्पोज करने के लिए जो है, ये सब को डिकम्पोज करने के लिए जो है डिकम्पोजर्स रहते हैं, दे फॉर्म द ट्रॉफिक लेवल T6। तो T1 भी T6 पे जाता है, T2 भी जाता है, T3 भी जाता है, T4 भी जाता है और T5 भी जाता है T6 के पास टू गेट decomposed and to liberate the energy and to form either the humus or the nutrients, right? Right, mineralization and humification। ठीक ठीक। अब हम देखते हैं फूड चेन। फूड चेन, फूड चेन क्या होता है? इट इज द सीक्वेंस ऑफ पॉपुलेशन और ऑर्गेनिजम्स ऑफ एन इकोसिस्टम थ्रू विच द फूड एंड इट्स कंटेन्ड एनर्जी passes with each member becoming the food of a later member of the sequence, right? Right, now what are the characteristics? Food chain जो है, they will consist of a series of populations which are related by eating and being eaten। एक हर्बीवोर जो है वो प्लांट को खा रहा है, लेकिन इट गेट्स ईटन अप बाय कार्निवोर, प्राइमरी कार्निवोर। प्राइमरी कार्निवोर जो है वो हर्बीवोर को खा रहा है, लेकिन इट गेट्स ईटन अप बाय सेकेंडरी कार्निवोर। टॉप कार्निवोर जो है, इट डज नॉट गेट ईटन अप बट इट ईट्स अप द लोअर कार्निवोर, राइट? फूड चेन जो है यूजुअली स्ट्रेट रहती है, एंड द नंबर ऑफ ट्रॉफिक लेवल इट वैरीज फ्रॉम 3 to 6 ट्रॉफिक लेवल्स। 3 to 6 ट्रॉफिक लेवल्स जो है ये वैरी कर सकता है। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो ये रहता है कि देर इज प्रोग्रेसिव रिडक्शन इन अवेलेबल बायोमास इन एनर्जी एंड नंबर ऑफ इंडिविजुअल विद द राइज इन ट्रॉफिक लेवल। समझ लो 100 ट्रीज है, 100 ट्रीज को खाने के लिए जो पॉपुलेशन रहेगा दैट वुड बी ऑफ 50 गोट्स, हर्बीवोर समझ लो, ठीक है? अब ये जो 50 गोट्स को खाने के लिए जो एनिमल्स रहेंगे, फॉक्स वगैरह जो रहेंगे वो रहेंगे 20, और उनको जो टॉप प्रेडेटर जो रहेगा, लायन जो रहेगा, दैट वुड बी ओनली 2, राइट? तो ये जो पिरामिड फॉर्म होता है, ये होगा पिरामिड फॉर्म होगा, ये पिरामिड जो है ये ऐसा फॉर्म होगा। लेकिन इसमें हम एक चीज़ ये देख सकते हैं कि जैसे ट्रॉफिक लेवल बढ़ते जा रहे हैं, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स क्या हो रहे हैं? कम हो रहे हैं। एनर्जी जो है वो क्या हो रही है? कम हो रही है। एंड अवेलेबल बायोमास जो है वो कम हो रहा है, राइट? अब 100 ट्रीज जो थे, 100 ट्रीज का बायोमास कितना ज़्यादा रहेगा एज कंपेयर टू द 50 शीप और द 50 गोट्स? उनका बायोमास तो कम रहेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर 10 केजीज की एक गोट या 15 केजीज की भी अगर एक गोट पकड़े आपने, तो 15 इंटू 5 750 केजीज ही रहेगा। लेकिन वो 100 ट्रीज का जो ईच वेज अबाउट 100 किलोज, तो वो कितना जाता है? 10,000 या 100,000 के करीब, तो भी 100,000 जो है वो बायोमास जाएगा, राइट? फॉक्स जो है, फॉक्स का जो अवेलेबल बायोमास रहेगा दैट वुड बी द टोटल वेट ऑफ द पॉपुलेशन, दैट वुड डिक्रीज। और फिर लायन जो है वो तो दो ही है, अगर 200 किलो का भी रहा तो वो सिर्फ 400 किलोज ही फॉर्म कर रहे हैं, राइट? राइट, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आपको समझनी चाहिए, right? And in each trophic level a lot of biomass is consumed in liberating energy or and is lost as heat, right? Now some organisms like human, they will operate at more than one trophic level. How? We also eat producers, we also eat consumers, right? We eat producers, such direct plants हम consume करते हैं, right? फिर हम कुछ हर्बीवोर्स को भी कंज्यूम करते हैं। तो ये सब जो है, दिस इज इम्पोर्टेंट एज ह्यूमंस ऑपरेट एट मोर देन वन ट्रॉफिक लेवल। नाउ देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ फूड चेन्स। Firstly, there is grazing food chain. Second is detritus food chain, and lastly we have parasitic food chain या PFC, पैरासाइटिक ये जो है, राइट? सॉरी, ये डेट्रिटस है, पैरासाइटिक दूसरी रहेगी। फर्स्टली हम देखते हैं ग्रेजिंग फूड चेन में।
ग्रेजिंग फूड चेन में, ग्रेजिंग फूड चेन जो है इट इज द मोस्ट कॉमन फूड चेन. इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्रेडेटर फूड चेन एज प्रेडेशन अकर्स एट एवरी स्टेप. It is the major conduit of energy flow. Producers get eaten up by herbivores, grass, goat, man. This is grazing food chain. Right? Consumers जो है वो 3 to 5 टाइप्स के रहते हैं, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर एटसेट्रा. राइट, ठीक. कंज्यूमर्स जो है हर्बीवोर्स को हमने क्या कहा था, और की इंडस्ट्री एनिमल्स, की इंडस्ट्री एनिमल्स. सेकेंड होता है डेट्रिटस फूड चेन. द फूड चेन दैट बिगिंस विद डेड ऑर्गेनिक मैटर is known as detritus food chain. Dead leaf that gets eaten up by earthworm, earthworm gets eaten up by bird, right? Or earthworm can get eaten up by frog, which gets eaten up by snake, which ultimately gets eaten up by peacock. राइट, तो ये भी एक पाथवे होता है. एंड लास्टली वी हैव पैरासाइटिक फूड चेन. पैरासाइटिक फूड चेन जो है, प्रोड्यूसर कैन गेट ईटन अप बाय पैरासाइट अगर वो उसको डिजीज हो गया. हर्बीवोर अगर रहा तो वो भी पैरासाइट से हो सकता है, और कार्निवोर जो रहा वो भी डायरेक्टली पैरासाइट से ही इट कैन बी ईटन अप, इट कैन गेट बी ईटन अप. राइट, ठीक. तो ये हो गए फूड चेन, ये हो गए फूड चेन. स्टैंडिंग क्रॉप जो है ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था. मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमेशा क्वेश्चन आता ही है इस पर. स्टैंडिंग क्रॉप इज मेजर्ड एज मास ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स और बायोमास और द नंबर इन यूनिट एरिया. नेक्स्ट इज फूड वेब. नेक्स्ट इज फूड वेब. फूड वेब. फूड वेब क्या है? इट इज द नंबर ऑफ, it is a network or an interconnection of food chains which will become interconnected at various trophic levels so as to form a number of feeding connection amongst the different organisms of a biotic community. अब इसमें कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है कि फूड वेब जो है इट इज मोर रियल देन फूड चेन. जैसे कि हमने देखा था कि फूड चेन में जो है एक ऑर्गेनिज्म वेरियस लेवल्स पर रह सकता है, तो वो प्रेजेंट रिप्रेजेंट करने के लिए क्या कर सकते हैं, हम उसको फूड वेब बना सकते हैं. फूड वेब इज नॉट स्ट्रेट. द कंपोनेंट फूड चेन्स डू नॉट रन पैरेलल. इट विल प्रोवाइड अ नंबर ऑफ interconnected or alternate foods to consumers, right? And therefore the consumers will become polyphagous. Phagous eating poly, many बहुत सारी चीजें वो खा सकते हैं. राइट, ठीक है. अब इसमें हम देखते हैं कि ये जो है ये वेजिटेशन है. वेजिटेशन क्या है? प्रोड्यूसर है, राइट. और ये क्या है? सीड्स वगैरह है. दैट गेट्स ईटन अप बाय डियर, दैट गेट्स ईटन अप बाय द स्क्विरल्स, दैट गेट्स ईटन अप बाय द स्क्विरल्स. और ये जो स्क्विरल्स है ये मल्टीपल पॉइंट्स, कौन कौन इनको खा सकता है? ये जो टाइगर है ये खा सकता है, फॉक्स खा सकता है उनको, जो ईगल वगैरह बर्ड्स है वो उनको खा सकती है. प्रोड्यूसर जो है उनको एक और चीज खाने के लिए क्या है? ये इंसेक्ट्स है, हर्बीवोरस इंसेक्ट्स. हर्बीवोरस इंसेक्ट्स विल गेट ईटन अप बाय द स्मॉल बर्ड्स और स्मॉल एनिमल्स, राइट. तो this becomes a terrestrial food web, that it becomes terrestrial food web, and it is essential for the stability of an ecosystem. That it is essential, it is very important for the stability of an ecosystem. Now normally a food web will operate according to the taste and food preference of the organisms. However मोस्ट इंपॉर्टेंटली फूड अवेलेबिलिटी अगर रही, फूड सोर्स की अगर अवेलेबिलिटी रही, एंड अदर कंपल्शंस जो है दे आर ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट. ठीक. ये फूड चेन जो है अगर आपको जब क्लियर हो जाएगा तो नाउ यू विल अंडरस्टैंड इजीली, वेरी इजीली, दैट इज द एनर्जी फ्लो. एनर्जी फ्लो सोलर रेडिएशन से जो है अगर हम इसको 100% एनर्जी अगर उसको ले, तो हमको ये पता है कि फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशंस कुछ होता है, दैट वी हैव कॉल्ड इट एज PAR. अगर आपने वो नहीं पढ़ा है तो आई एडवाइस कि आप वो वीडियो जो है फोटोसिंथेसिस का जो चैप्टर का वीडियो है वो आप जाकर देखें पहले, तो ये इजीली समझेगा. अबाउट 50% ऑफ द सोलर एनर्जी इंसिडेंट ओवर अर्थ इज प्रेजेंट इन PAR और फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशंस, आउट ऑफ विच ओनली 2 to 10% ऑफ द PAR इज कैप्चर्ड बाय फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स. 2 to 10%.
is taken up by the producers, is taken up by the producers. और अब ये जो producers है वो भी heat produce करेंगे during respiration and then they will get eaten up by consumers जो है consumers में हमने ये देखा कि ये और कम हो जाएगा, ये जो है ये कम हो जाएगा। तो PAR क्या होता है, 50% जो है वो PAR होता है, उसमें से 2 to 10% जो है दैट गेट्स कैप्चर्ड इन फोटोसिंथेसिस, दैट बिकम्स द GPP और द ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। फिर उसके बाद हीट लॉस वगैरह जाकर जो है टोटल जो है 0.8 to 4% ही नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी रह जाती है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी रह जाती है, दैट गेट्स और दैट गेट्स टेकन अप बाय द कंज्यूमर्स, दैट गेट्स टेकन अप बाय द कंज्यूमर्स। अब आप पूछेंगे कि सर ये 100% में तो 50% PAR है, तो रिमेनिंग 50% कहाँ पर गया? 50% जो है दे गेट्स एब्जॉर्ब्ड बाय द वाटर वेपर, दे गेट एब्जॉर्ब्ड बाय द गैसेस, दे गेट रिफ्लेक्टेड बाय द क्लाउड्स एंड दे गेट scattered by the dust particles, right? Right. And energy flow in an ecosystem, is always unidirectional. अब यहाँ पर देख सकते हैं कि कंज्यूमर से प्रोड्यूसर के पास एनर्जी नहीं आ रही, कंज्यूमर से जो है डीकम्पोजर्स के पास आ रही है, और डीकम्पोजर्स जो है वो एनर्जी को दे रहे हैं इनटू इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट पूल विच गेट्स टेकन अप बाय द प्रोड्यूसर्स। बट एनर्जी फ्लो इन द इकोसिस्टम इज ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल। इस पर आपको क्वेश्चन आया है, बहुत बार आया है कि एनर्जी फ्लो जो है वो कैसी होती है इकोसिस्टम में, 1 वे होती है, 2 वे होती है, 3 वे होती है, या none of the above, तो ऐसा कुछ भी आएगा तो you always have to mark that energy flow in an ecosystem is always unidirectional or one way। इसमें एक आता है rule of 10, rule of 10 states that only 10% of the gross productivity of producers is entrapped by herbivores for their body building, और ये जो है हायर कार्निवोर्स आर सिमिलरली एबल टू रिटेन ओनली 10% ऑफ द एनर्जी प्रेजेंट इन प्राइमरी कार्निवोर्स। तो ओनली 10%, हर एक ट्रॉफिक लेवल पे जो है ओनली 10% gets taken up, consumed, and the remaining 90% is lost। and this rule of 10 law या 10% law भी कहते हैं इसे, 10% law, this was proposed by Lindemann, राइट? ठीक, इस पर भी आपको क्वेश्चन आया है रूल ऑफ 10% रूल पर, ठीक। अब एग्जाम्पल कैसे ले सकते हैं हम? प्रोड्यूसर ने प्रोड्यूस किया 1000 किलो कैलोरी, हर्बीवोर जो है प्राइमरी कंज्यूमर जो है इसमें सिर्फ 10% उसका आएगा, तो इसमें से एक जीरो निकल जाएगा, ये होगा 100। उसमें से प्राइमरी कार्निवोर जो है वो लेगा, प्राइमरी कार्निवोर वो उसका 10% लेगा, तो 10 किलो कैलोरीज ही वो कंज्यूम करेगा। और उसमें से जब सेकेंडरी कार्निवोर जब लेगा वो सिर्फ उसका भी 10% लेगा, दैट वुड बी 1 किलो कैलोरी। एंड दिस इज हाउ एनर्जी फ्लोज, ठीक, दिस इज हाउ एनर्जी फ्लोज। Now in the next lecture we'll try to study the ecological pyramids which are also known as Eltonian pyramids, and we'll try to complete the chapter। छोटा सा ही चैप्टर है ये, ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर, आई होप यू गाइज अंडरस्टूड एवरीथिंग। if you have any doubts you can post them down in the comment section below and I'll try to reply them as soon as possible। So that's it for today, thank you, have a great day, bye bye।